नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 9 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 एडिटोरियल से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज सामाजिक मुद्दों से है। इस आर्टिकल को आप महिला संबंधी मुद्दों से भी जोड़ के देख सकते हैं और इस रूप में इसे सामाजिक न्याय के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय टॉपिक से होता है। इसका मतलब इससे संबंधित जो हम डिस्कस करेंगे वह जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में मुख्य परीक्षा के रूप में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से यह जो एडिटोरियल है यह संबंधित है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई एक घटना से, जहां पे एक महिला के खिलाफ हिंसा का मामला या आप कह सकते हैं बलात्कार का मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले से हाल के समय में जिस प्रकार से महिला हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, इसके उदाहरण जो देखे गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लगातार इस प्रकार की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके संदर्भ में हमें काफ़ी कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 वर्षीय आंगनबाड़ी महिला कर्मी से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है। अब इसके तहत ये देखा गया कि स्थानीय आधार पर वहाँ के एक मंदिर के पुजारी और उनके साथियों के द्वारा बलात्कार और हत्या का मामला देखा जा रहा है। अब यह मामला उस एक लंबे श्रृंखला की कड़ी को दर्शाता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में ही इससे पहले उन्नाव में, हाथरस में भी इसी के समान मामले सामने आए थे और इन मामलों के संदर्भ में भी पिछले मामलों के समान ही हम पुलिस की लापरवाही को भी सामने रख सकते हैं। इसके तहत यह देखा गया कि जब इस मामले के संदर्भ में एफआईआर और पोस्टमार्टम आदि कराने की बात आई तो इसमें पुलिस द्वारा ना एफआईआर को समय पर दर्ज किया गया और साथ ही साथ पोस्टमार्टम भी समय से नहीं किया गया। साथ ही साथ आरोपियों को समय से इसमें नहीं पकड़ा जा सका और जब लगातार समय बीत जाने के पश्चात पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव पड़ा, तब उस दबाव में ही कार्रवाई की गई। सरकार द्वारा अब इसके संदर्भ में कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके बावजूद पूरे मामले से अनेक प्रश्न सामने आते हैं। अब इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण घटना भी जानने योग्य है, जिसमें इस महिला की जांच आदि करने के संदर्भ में, इस महिला से बातचीत आदि किए जाने के संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्या के द्वारा इस पूरे मामले को देखा गया। हालांकि उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़े करने के बजाय, सरकार से प्रश्न पूछने के बजाय स्वयं महिला पे ही इसका दोषारोपण कर दिया और उनके द्वारा महिला को ये सलाह दी जाने लगी कि महिलाओं को शाम को या फिर ऐसे ही समय पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इस प्रकार की जो सलाह है वह भी आलोचना के केंद्र में है। साथ ही साथ यह लगातार महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध के उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा अगर इसके संदर्भ में राज्य के क्रियाकलापों को प्रश्नगत ना करते हुए महिला पर ही अगर इसके संदर्भ में आरोप लगाए जाएंगे तो यह भारतीय समाज में विद्यमान एक पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसके तहत महिलाओं पे विविध प्रकार के बंधनों को लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाज के जो पुरुष होते हैं, जिनके द्वारा मुख्य रूप से समाज में संसाधनों पर नियंत्रण किया जाता है, मुख्य रूप से समाज में निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, उन पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं डाला जाता है। हाल के वर्षों में महिला उत्थान के संदर्भ में कई सारे कार्यों को हम करता हुआ पाते हैं। इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला विकास के लिए कार्यवाही की गई है। अनेक प्रकार के समतावादी समान अधिकार को सुनिश्चित करने वाले आंदोलनों को भी चलाया गया है।
इसके बावजूद यदि महिलाओं के समय समय पर बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है तो इस प्रकार से तो निश्चित ही हम महिला उत्थान को या महिला सशक्तिकरण को साबित नहीं कर पाएंगे और इसके संदर्भ में न केवल समाज अपितु राज्य को भी सुनिश्चित आधार पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब मुख्य रूप से क्वेश्चन ये उठ जाता है कि यदि हम इस तरीके के लगातार घटनाओं को देख रहे हैं तो इसके संदर्भ में किस किस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसके संदर्भ में किन किन उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके संदर्भ में हमें समाज में, पुलिस व्यवस्था में, सरकार में और प्रशासन में विद्यमान जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून आदि बनाए गए हैं उन पर न केवल सही समय से, सही प्रकार से कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ एक बेहतर विधि के शासन को प्रवृत्त करते हुए हम भारत में एक सुरक्षित वातावरण को उपलब्ध करा सकें, इसको भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। 2019 का राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी 2019 का एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिदिन 88 बलात्कार के मामले सामने आते हैं और कुल मामलों के संदर्भ में देश भर में इसका दूसरा स्थान है, जहां पे 2019 में 3065 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि बलात्कार या महिला के अपराधों के संदर्भ में यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश जो मामले होते हैं वह दर्ज ही नहीं हो पाते, उसकी एफआईआर ही नहीं हो पाती है और इसके संदर्भ में समाज में एक प्रकार का कलंक या स्टिग्मा की स्थिति भी देखी जाती है, जिसके चलते महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध दर्ज ना होने पाने के चलते उन पर बेहतर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पाती है। हालांकि हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाओं पर लगातार मीडिया कवरेज आता रहा है, जिसके चलते इसके संदर्भ में कई सकारात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और इन सारी सकारात्मक कार्रवाइयों को हमें और गंभीरता से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि भारत में 2012 के दिल्ली केस के बाद, जिसे हम निर्भया घटना के नाम से जानते हैं, उसके पश्चात महिला सुरक्षा के संदर्भ में बहुत सारे उपायों को किया गया था। इसके तहत आईपीसी के विविध प्रावधानों में संशोधन किए गए थे। इसके तहत आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिला अपराधों के विरुद्ध दंड की अवधि को बढ़ाया गया था, इसकी तीव्रता को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके तहत बहुत सारी दूसरी कार्रवाइयों को भी करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके बावजूद यदि महिलाओं के विरुद्ध अपराध यदि जारी रहते हैं तो हमें इसको सही करने के लिए भी कार्य करना होगा। मुख्य रूप से हमें इसके तहत समाज में विद्यमान जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जिसके तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है और उनका आर्थिक संसाधनों आदि पर भी पर्याप्त सशक्तिकरण संभव नहीं हो पाता है, इसको दूर किए जाने के संदर्भ में कार्य करना होगा और इसके संदर्भ में हमें बचपन से ही कार्य करने की आवश्यकता है। परिवारों के स्तर पर भी इसे सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत बचपन से ही माता पिता आदि के द्वारा अपने बच्चों में महिला समानता को लेकर या फिर लैंगिक संवेदनशीलता को लेकर गुणों को डाले जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में समाज में विद्यमान या फिर पुलिस प्रशासन में विद्यमान जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को लागू करना होगा और इसके संदर्भ में जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट आदि द्वारा दिए गए पुलिस सुधार के संदर्भ में दिशा निर्देश आदि हैं, उनको भी लागू करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था के संदर्भ में हम बेहतर मानकों की स्थापना कर सकें, इसको भी किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से अगर हमें समाज में लैंगिक समता को सुनिश्चित करना है तो इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि महिलाओं की जो आर्थिक संसाधन है उसमें भागीदारी बढ़े। महिलाएं श्रम बल में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए इसे सुनिश्चित कर सकें। हालांकि वर्तमान कोविड-19 का दौर इस प्रकार का रहा है कि इसने महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी जो पहले से ही न्यून रही है, जो ऐतिहासिक आधार पर 24-25% के आसपास रही थी, इसको और भी ज़्यादा कम कर दिया है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार 2019 में कुल श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 10.7% तक पहुंच गई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। इसके संदर्भ में यह भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं महामारी के चलते अपनी नौकरी को उन्होंने खो दिया। नवंबर 2020 तक यह स्थिति कुछ सुधरी। हालांकि अगर लैंगिक आधार पर इस सुधार को देखें तो जो नौकरियां खोई गई हैं उसमें ज़्यादातर पुरुषों ने पुनः अपनी नौकरी को प्राप्त किया है। हालांकि इसकी तुलना में जो महिलाएं हैं उन्हें पुनः नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, जिससे महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होना चाहिए था वह भी अब तक नहीं हो पाया है। अब यदि हमें इस तरीके के मामले कई सारे सकारात्मक प्रयासों को किए जाने के बावजूद 2021 में भी देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए शर्म का विषय है और हमें इसको सुधारने के लिए कार्य करना होगा। इसके तहत हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है जिसके तहत लगातार लोग महिलाओं को ही घर में रहने की हिदायत ना दें, बल्कि हम अपने प्रयासों से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं वो लगातार हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि अभी भी हमें भारतीय समाज, भारतीय प्रशासन और पुलिस आदि व्यवस्था में कितने और ज़्यादा सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एडिटोरियल की, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत और चीन के मध्य के संबंधों से, जिसमें 2020 का काल एक ऐसा काल रहा था जिसमें भारत और चीन के मध्य विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवादों को देखा गया। अब यह जो सीमा विवाद हैं इसमें चीन की किस प्रकार की रणनीति रही है उसके संदर्भ में भांति भांति के विद्वानों ने अपने अपने मतों को व्यक्त किया है। इस आर्टिकल में भी भारत के संदर्भ में चीन द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है, जिसे कई बार लोग कोअर्सिव डिप्लोमेसी या फिर इसे कहा जाता है औपीड़क प्रकार की कूटनीति के रूप में परिभाषित करते हैं, वह किस प्रकार की कूटनीति रही है और इस तरीके की औपीड़क कूटनीति का सामना किए जाने के संदर्भ में भारत ने किस प्रकार की काउंटर औपीड़क रणनीति को अपनाया है, इसी की इसमें चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं संदर्भ क्या है। संदर्भ मैंने आपको बताया, भारत और चीन के मध्य सीमा तनाव लगातार जारी हैं। अब इसके संदर्भ में चीन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हाल के समय में चीन ने लगातार दूसरे देशों के साथ अपने विवादों को जारी रखा है, जैसे कि अमेरिका के साथ उसका लगातार विवाद बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो है ही, साथ ही साथ इसको व्यापार आदि क्षेत्रों में भी हम देख सकते हैं। इसी क्रम में भारत का चीन से भी तनाव देखा जा रहा है, जो 2020 की एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं विशेषता रहा। अनेक जो विद्वान रहे हैं वह चीन की रणनीति की व्याख्या अपने सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर एल जॉर्ज। उनके द्वारा दो देशों के संदर्भ में जो निवारण का सिद्धांत काम करता है, जिसके तहत दोनों देशों द्वारा इस प्रकार की शक्ति का अर्जन कर लिया जाता है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला किए जाने की स्थिति से बचना चाहते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से एक देश द्वारा दूसरे देश पर दबाव डालने के लिए, उसको कोर्स करने के लिए या फिर दूसरे देश को पीड़ा पहुंचाने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाते हैं, इसके संदर्भ में अलेक्जेंडर जॉर्ज के द्वारा कार्य किया गया है। उन्होंने ही चीन के द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को कोअर्सिव डिप्लोमेसी के रूप में व्याख्यायित किया है। कोअर्सिव डिप्लोमेसी या फिर औपीड़क कूटनीति के रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इसके तहत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से चीन औपीड़क कूटनीति या फिर कोअर्सिव डिप्लोमेसी को अपना रहा है और इसके तहत वह किस प्रकार से समय समय पर विविध प्रकार की रणनीतियों को अपनाता रहता है, जिसके माध्यम से वह दूसरे देशों पर दबाव डालने की रणनीति के तहत कार्य करता है। इसके तहत
चीन द्वारा लगातार कई चरणों के आधार पर कार्य किया गया है। जैसे कि सबसे पहले वह चरणबद्ध आधार पर दूसरे देश पर दबाव को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ द स्क्रू। इसके बाद वह प्रयास करने के बाद देखने की नीति पर कार्य करता है, जिसे कहा जाता है ट्राई एंड सी। फिर उसके बाद वह अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से दूसरे देश को अप्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से एक चेतावनी देने का काम करता है, जिसे टेसिट अल्टीमेटम कहा जाता है। और फिर उसके बाद वह पूर्ण रूप से चेतावनी देने की नीति पर भी कार्य करता है यदि दूसरा देश उसके दबाव में आ जाता है। इसे फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम कहा जाता है। अब चीन द्वारा 2020 में जो भारत चीन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो कार्य किया गया वो इसी आधार पर कार्य किया गया है, जिसके तहत चीन की सेना इसके संदर्भ में मई 2020 से ही कार्य कर रही है। इसके माध्यम से चीन ने पूर्वी लद्दाख में विद्यमान जो यथास्थिति थी, जो स्थिति बनी हुई थी, उसको भंग करके धीरे धीरे प्रगतिशील तरीके से स्क्रू को घुमाते हुए यानी भारत पर दबाव को बढ़ाते हुए अपने पक्ष में स्थिति को करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से उसने भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो भारतीय क्षेत्र था उस पे आप कह सकते हैं एक प्रकार से घुसपैठ करते हुए भारत को दबाव में लाने की रणनीति का प्रयास किया। उसके बाद उसने भारत की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रहती है इसको देखने की रणनीति को अपनाया और उसी के अनुसार आगे कार्यवाही किए जाने की नीति को भी अपनाया। अब इसके तहत चीन द्वारा अब लगातार इसके संदर्भ में जो LAC का क्षेत्र है, जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ के दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है भविष्य में वह इस प्रकार की कार्यवाही की रणनीति को अपनाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने जो रिस्पॉन्स किया है, जो अनुक्रिया की है भारतीय सेना द्वारा इसके संदर्भ में, उसको काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाता है, जिसके तहत चीन की कार्यवाही का जवाब भारत द्वारा उसी के शब्दों में दिए जाने की नीति को हमने अपनाया है। इसके तहत जब चीन ने पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में अपनी बढ़त को हासिल किए जाने के संदर्भ में कार्रवाई की गई, तब भारत द्वारा भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में विद्यमान जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र थे उन पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया गया। मुख्य रूप से इसके तहत भारत द्वारा पेंगोंग सो झील क्षेत्र के दक्षिण में विद्यमान पर्वतीय क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया गया और इसके संदर्भ में भारत अब चीन पर दबाव डाल सकने की स्थिति में है। भारत द्वारा इसके अलावा हाल के वर्षों में अपनी थल सेना के साथ ही वायु सेना में भी बेहतर सुधारों को लागू किया गया है और इन सुधारों के माध्यम से भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वह जिस प्रकार से चीन भारत पर दबाव डालने की रणनीति पर कार्य करता है, भारत भी उसका जवाब बेहतर ढंग से दे सके। इसके तहत अब यह देखा जा रहा है कि भारत उसी की शर्तों पे चीन के साथ कार्य करने को तैयार है, जिससे चीन पर भी अब दबाव पड़ रहा है। अब इसी के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि अब वह आवश्यकता नहीं रह गई है कि भारत किसी भी प्रकार से दबाव में आए। भारत द्वारा चीन से ना डरते हुए उसी के समान काउंटर रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है। इसके तहत चीन द्वारा यथास्थिति को भंग किए जाने की स्थिति में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखते हुए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान कोरोना वायरस की त्रासदी के काल में जिस प्रकार से चीन ने कूटनीतिबद्ध आधार पर राष्ट्रों पर दबाव डालने की नीति पर कार्य किया गया है, भारत द्वारा भी इसके लिए बेहतर ढंग से तैयार रहना होगा और इसके तहत भारत को और जवाबी बेहतर कूटनीतिक प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में भारत चाहे तो बहुपक्षीय आधार पर यानी दूसरे देशों से सहयोग लिए जाने की नीति के आधार पर भी कार्यवाही कर सकता है और इसके माध्यम से भारत एक बेहतर काउंटर कोअर्सिव स्ट्रेटजी का निर्माण कर पाने में सक्षम होगा। तो इसके संदर्भ में ये कुछ बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और एडिटोरियल की जो दिया गया है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पे और इसका संबंध GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से संबंधित है अभी हाल में ही NSO द्वारा जारी किए गए GDP संबंधी आंकड़ों से, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी।
तो संदर्भ क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में नवीन आंकड़े जारी किए गए हैं। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे आंकड़े वो जारी किए गए हैं। इसकी हमने चर्चा कल के वीडियो में भी की थी, आप कल के वीडियो को इसके संदर्भ में देख सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मुख्य रूप से इसके संदर्भ में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत में जीडीपी के संदर्भ में जो संकुचन होगा वह अब थोड़ा कम संकुचन हो सकता है, जिसके संदर्भ में अब उसके द्वारा मात्र 7.7% संकुचन को ही व्यक्त किया गया है। बहुत सारे दूसरे संस्थान जिसमें बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आदि हैं, उनके द्वारा इसके संदर्भ में 10% और उससे अधिक तक संकुचन की बात की गई थी। अब इसके संदर्भ में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मत है कि भारत द्वारा जिस प्रकार से पहली और दूसरी तिमाही में जो भारत की जीडीपी में संकुचन देखा गया, उसकी तुलना में तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में काफ़ी बेहतर सुझाव आएंगे, काफ़ी बेहतर सुधार आएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी में 2020 और 2021 आप कह सकते हैं 2020-21 की वित्तीय वर्ष में जो पहली तिमाही रही, जिसमें हम बात कर सकते हैं अप्रैल की, मई की और जून की, उसमें -23.9% की गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हमने इसके संदर्भ में -7.5% की गिरावट देखी। अब इसके संदर्भ में जो तीसरी और चौथी तिमाही की बात की जा रही है, उसमें एनएसओ का कहना है कि इन दोनों की तुलना में जो लॉकडाउन को दूर किए जाने के पश्चात या पोस्ट लॉकडाउन काल में जिसमें हमने बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को खोलने का प्रयास किया है, उससे पहली दोनों तिमाही या फिर आप कह सकते हैं पहली छमाही में जो जीडीपी में लगभग 16% का संकुचन हुआ है, उसकी तुलना में अब तीसरी और चौथी तिमाही के काल में पुनः बहाली देखी गई है। अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में आएगी और इसके चलते पिछले वर्ष की जीडीपी यानी 2020 वाली 2019-20 की वित्तीय वर्ष की तुलना में जो 2020-21 की जो जीडीपी है, उसमें हम मात्र 7.7% का ही संकुचन देखेंगे, जो पिछले अनुमानों की तुलना में काफ़ी सकारात्मक कहा जा सकता है। हालांकि एनएसओ ने जिन आधारों पर इस आकलन को प्रस्तुत किया है वह बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस या फिर गणितीय आकलनों पर आधारित है और बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत सारे संदेहों को व्यक्त किया गया है। मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा यह कहा गया है कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस के प्रभाव बने हुए हैं। इसके तहत बहुत सारे लोगों का बेरोजगार रहना अभी भी जारी है। बेरोजगार रहने से, आय के कम होने से अर्थव्यवस्था में मांग जितनी होनी चाहिए थी वह भी पर्याप्त रूप से नहीं बनी हुई है। साथ ही साथ विशेष रूप से जो अन्य दूसरे क्षेत्र हैं, जिसमें आप विनिर्माण क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादन को कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र को कह सकते हैं, वह अभी भी जो है इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है और इसके लिए हमें काउंटर साइक्लिकल मेजर करने की आवश्यकता है। मंदी से दूर निकालने के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इन प्रयासों को किए जाने के संदर्भ में सरकारों द्वारा खर्च को बढ़ाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन खुद सरकार की जो स्थिति है वह राजकोषीय स्तर पर बहुत बेहतर नहीं की जा सकती। सरकारी आंकड़े लगातार ये बता रहे हैं कि सरकार का जो कर राजस्व है, जिसमें प्रत्यक्ष कर जैसे कि इनकम टैक्स आदि, कॉरपोरेट टैक्स आदि, अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी कर से प्राप्त होने वाली राशि, वो लगातार जो है कम हो रही है, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। अब इसके तहत सरकार जो है चाह कर भी अधिक खर्च नहीं कर पा रही है, जिसके माध्यम से यदि सरकार खर्च करेगी तो हम अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को समयबद्ध आधार पर बेहतर बना सकेंगे। अब मुख्य रूप से हम यह भी देख रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मानक अभी भी बरकरार हैं। इसके चलते मुख्य रूप से पर्यटन आदि क्षेत्र अभी भी रिवाइव नहीं कर पाए हैं। इसके संदर्भ में जो व्यापार है, होटल है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, कम्युनिकेशन क्षेत्र है, ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे अभी भी तनाव बना हुआ है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। अब इन सभी नकारात्मक प्रयासों को हमें दूर करने के लिए कोशिश किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से सरकार द्वारा इसके संदर्भ में कार्य करना होगा।
जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अब सरकार द्वारा मुख्य रूप से जब फरवरी में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, तभी इसके संदर्भ में एक बेहतर आकलन हम कर पाएंगे, जिसके संदर्भ में सरकार द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा भारत की राजकोषीय स्थिति और भारत की जीडीपी के संदर्भ में ज़्यादा बेहतर अनुमानों को प्राप्त किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के लिए जो है हमें इसको तैयार रखना चाहिए, खुद को तैयार रखने की आवश्यकता है। और इस जीडीपी के प्रोडक्शन को, इस जीडीपी के आकलन को हम और बेहतर कर सकें, इसके लिए सरकारों को, आरबीआई को कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप कह सकते हैं सीएसओ द्वारा, या फिर वर्तमान में जिसे एनएसओ कहा जाता है, एनएसओ के द्वारा जिस प्रकार से आंकड़े लाए गए हैं वो निश्चित रूप से जो है आगे रिवीजन किए जाएंगे, जिसके संदर्भ में हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, जो हमारा दिया गया है पेज नंबर 1 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारतीय सेना की स्थिति में, जिसमें अभी हाल में ही भारतीय सेना के संदर्भ में एक नवीन अध्ययन सामने आया है, जिसके अनुसार भारतीय सेना द्वारा हर साल किसी भी दुश्मन की कार्यवाही की तुलना में आत्महत्याओं, भ्रात हत्या, फैक्ट्रीसाइड और अप्रिय घटनाओं से अधिक कर्मियों की मृत्यु देखी जाती है। यानी भारतीय जवान जो हैं वह प्रतिवर्ष किसी दुश्मन के हाथों उतने शहीद नहीं होते जितना वह आत्महत्या करके खुद की अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके तहत एक थिंक टैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका एक अध्ययन सामने आया है जो ये बताता है कि भारत में वर्तमान में सेना के आधे से अधिक जो जवान हैं वो किसी न किसी रूप में तनाव में बने हुए हैं, और पिछले 2 दशकों में बहुत सारे परिचालनात्मक और गैर परिचालनात्मक तनाव कारकों के चलते सेना के जवानों में लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से भारतीय सेना के जो जवान हैं वह लंबे समय तक जब किसी आतंकवाद रोधी या काउंटर इंसर्जेंसी अभियान में लगे रहते हैं, तो इससे जो माहौल वहाँ पे बनता है वो भारतीय सेना के जवानों के तनाव के स्तर को बढ़ाने में सहायक कारक के रूप में भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब जवान लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं तो वह भी उनके तनाव को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारक होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे संगठनात्मक कारक भी शामिल किए गए हैं जो भारतीय जवानों में तनाव के कारक को बढ़ा रहे हैं। इसके तहत जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो उनका नेतृत्व करते हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता की कमियां देखी जाती हैं, अगर वो उनको समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते, यदि जो जवान होते हैं उनसे अपेक्षा से अधिक कमिटमेंट ले लिया जाता है, अपेक्षा से अधिक काम कराया जाता है, इसकी तुलना में यदि उनको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाते, लगातार जो है संसाधनों के संबंध में अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं, जवानों की पोस्टिंग और पदोन्नति के संबंध में यदि निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी होती है, यदि उनके अकोमोडेशन के संदर्भ में अपर्याप्तता देखी जाती है, यदि उनके द्वारा दी गई छुट्टी को नामंजूर किया जाता है, साथ ही साथ यदि उनको लगातार काम में लगाए रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से जो जवान हैं उनमें तनाव बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो जवान होते हैं वह विविध प्रकार की घरेलू समस्याओं से भी जूझते हैं। कई सारे जवानों को वरिष्ठों के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा अपमान झेलना पड़ता है, जिससे उनकी गरिमा में कमी देखी जाती है। कई बार जवानों के मोबाइल के उपयोग किए जाने पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। उनके जो आवास स्थल होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे विविध प्रकार की मनोरंजक सुविधाओं की कमी देखी जाती है, और साथ ही साथ जब तनाव उनका बढ़ता है तो लगातार उनके वरिष्ठों के साथ, उनके जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ भी उनका संघर्ष देखा जाता है, जो विविध प्रकार के तनाव के आप कह सकते हैं चरम कारकों को जन्म दे सकता है।
अब इसी के तहत जो है कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब इसके संदर्भ में एक बेहतर बात, एक पॉजिटिव बात, एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि तनाव में बड़े रहने के बावजूद सेना के जवानों में जो जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन का लेवल है या फिर यूनिफॉर्म को लेकर जो गर्व का लेवल है वो लगातार बना हुआ है। इसी के चलते जवानों में तनाव बना रहता है, बावजूद इसके वह बेहतर काम कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वह अपने कार्य को देश के प्रति एक ड्यूटी के रूप में लेते हैं। अब चूंकि जवान तनाव में बने हुए हैं, बावजूद इसके यदि वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आवश्यक हो जाता है कि हम तनाव को दूर किए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार के प्रबंधन उपायों को करें, जिसके तहत मुख्य रूप से हमें ये कोशिश करनी होगी कि तनावों को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में जिन कारकों की हमने चर्चा की उसको दूर किए जाने के संदर्भ में हम कार्य कर सकें, तभी हम भारतीय सेना में एक बेहतर लेवल को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? चीन नेपाल, चीन भूटान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो इसके संदर्भ में उत्तर है हमारा ए, चीन नेपाल। चीन नेपाल जो के संदर्भ में नेपाल चीन ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क एक परियोजना है जो चीन के चेंगडू से शुरू होती है, जहां से ये सिचुआन, तिब्बत राजमार्ग और रेलवे द्वारा तिब्बत से जुड़ जाती है। मुख्य रूप से चीन के तिब्बत के क्षेत्र को यह एक परियोजना के माध्यम से चीन के तिब्बत को जोड़ने का प्रयास है नेपाल के साथ, और इसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं भारत पर दबाव डालने की रणनीति भी है। इसको आप देख सकते हैं, चीन नेपाल रेलवे का एक प्लान चीन द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि लहासा यानी तिब्बत की राजधानी को विविध प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से आप देख सकते हैं काठमांडू के साथ जोड़ा जा सके, और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे मार्ग के माध्यम से जितना भारत के नज़दीक पहुंचा जा सके उस तक पहुंचने की नीति पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। सीपीईसी पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। सीपीईसी चीन के पश्चिमी हिस्से को बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो, दोनों। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्ट में कहते हैं सीपीईसी, यह है पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सीपीईसी चीन के पश्चिमी हिस्से को बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। यह पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में खंज रेब या आप खुंजा रेब भी कह सकते हैं दर्रे से शिंगशियांग या झिंगजियांग से बलूचिस्तान तक लगभग 3000 किलोमीटर तक विस्तारित एक परियोजना है। इसे आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह चीन के शिंगशियांग प्रांत की जो राजधानी है काशगर, उसको जो है जोड़ने का प्रयास है पाकिस्तान के ग्वादर से जो बलूचिस्तान में स्थित है। और चूंकि यह जो परियोजना है यह पीओके से होकर गुजरती है, इसी के चलते भारत द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि भारत पीओके को, जो कि एक फैक्ट है, भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना आंतरिक हिस्से के रूप में देखता है, और इसके संदर्भ में यदि कोई दूसरे देश द्वारा चीन से इसको जारी करते हुए कोई परियोजना लागू की जाती है तो निश्चित रूप से भारत द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। अब इसके संदर्भ में आज पेज नंबर 13 में आई हुई खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाए जाने के संदर्भ में एक बहुपक्षीय वार्ता की है, जिसका तीसरा एडिशन किया गया है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाए जाने के संदर्भ में एक बहुपक्षीय बैठक का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। चीन द्वारा इसके संदर्भ में
जुलाई में पहली बैठक की गई थी। फिर नवंबर में भी भारत के विरोध में आप कह सकते हैं इस बैठक को किया गया। इसके माध्यम से चीन कोविड-19 का जो महामारी है उसका प्रभाव आप कह सकते हैं या फिर उसका जो है लाभ उठाने की रणनीति पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत चीन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में सहायता के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। मुख्य रूप से चीन दक्षिण एशिया में इसके तहत भारत, भूटान और मालदीव को छोड़कर दूसरे देशों के साथ बैठक किया और इसके तहत गरीबी उन्मूलन के साथ सतत भागीदारी या सतत विकास को भी बढ़ावा दिए जाने की बात की गई। ये जो तीनों वार्ताएं हुई हैं उसमें सतत के आधार पर या आप कह सकते हैं लगातार पाकिस्तान और नेपाल की भागीदारी देखी गई है, जो चीन की दक्षिण एशिया की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब जुलाई में बैठक हुई तो इसमें चीन के साथ पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान ने भागीदारी करी। नवंबर की बैठक में इसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की भागीदारी रही। वहीं 6 जनवरी की बैठक में इसमें पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने भागीदारी की चीन के साथ। मुख्य रूप से चीन ने बैठक के माध्यम से कोविड-19 पर कार्य करने के साथ ही गरीबी उन्मूलन, सदस्य देशों के मध्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के निवारण, सतत विकास की प्राप्ति पर कार्य करने की बात की और इसके लिए सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की बात उसके द्वारा कही गई। इसके माध्यम से चीन ये कोशिश कर रहा है कि वह दक्षिण एशिया में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को विस्तारित कर सके। मुख्य रूप से इसके माध्यम से CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ वह नेपाल से भी अपने सहयोग को बढ़ा रहा है, जिसके तहत अभी जो हमने क्वेश्चन किया ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत को भी इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें चीन के मंसूबों को समझते हुए ही हमें कार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। गंगा नदी डॉल्फिन या जिसे सूसू भी कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। गांगेय डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघा, मेघना और कर्णफूली सांगू की नदी प्रणालियों में पाई जाती हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों की ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा C, एक और दो दोनों। अब इसके संदर्भ में यह आज एक खबर आई है जिसमें उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो गंगा की डॉल्फिन है जिसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है, उसको जो है एक वीडियो में, वायरल वीडियो में देखा गया कि भारत के नेशनल एक्वेटिक एनिमल को किस प्रकार से मारा जा रहा है और यह गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के संदर्भ में काफ़ी आप कह सकते हैं प्रश्नों को खड़ा करता है। अब भारत के गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु इसलिए घोषित किया गया ताकि इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन को गंगा नदी के स्वास्थ्य के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती हैं उसका मतलब है कि वहाँ का पानी काफ़ी साफ है। इसी के चलते 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक में इसको राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। इसको आप देख सकते हैं, ये जो है डॉल्फिन का चित्र है जो गंगा नदी की प्रणाली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी निकाय है। यह G9 की पहल पर संस्थापित किया गया था। भारत FATF के संस्थापक सदस्यों में से एक था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत कथन चुनना है। याद रखिएगा, गलत कथन चुनना है। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन की उपरोक्त सभी। तो FATF के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो गलत हैं। याद रखिएगा, D जो है उपरोक्त है सभी। तो सही क्या है? तो पहले खबर देख लेते हैं। आज पेज नंबर 1 और पेज नंबर 9 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा जो लश्कर-ए-तैयबा
के जो मास्टरमाइंड हैं, आप कह सकते हैं जो प्रमुख है, जकीउर रहमान लिखवी, इसके प्रमुख कमांडर जो है उसको 5 साल के जेल की सज़ा सुनाई गई है टेरर फाइनेंसिंग के चलते। और इसके संदर्भ में कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि अभी फरवरी में ही 2021 में एफएटीएफ की एक वार्षिक बैठक होने वाली है और इसमें इस बात का निर्धारण किया जाने वाला है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और इसके संदर्भ में क्या किए जाने की आवश्यकता है। अब एफएटीएफ के दबाव के चलते ही पाकिस्तान द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसी के चलते भारत ने इसको एक प्रकार की धोखाधड़ी या आप कह सकते हैं एक प्रकार का दिखावा करार दिया है और इसके संदर्भ में भारत का कहना है कि जकीउर रहमान लखवी और दूसरे जो आतंकवादी हैं उनको मुंबई आतंकी हमलों के संदर्भ में भी उसको उन पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें एफएटीएफ की तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है, याद रखिएगा, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे G7 देशों की पहल पर 1989 में स्थापित किया गया था। यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक मानकों को स्थापित करने और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए जिम्मेदार है। भारत 2006 में एफएटीएफ का ऑब्जर्वर बना। तब से ही भारत कोशिश किया कि वह एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य हो। इसकी सदस्यता के एक भाग के रूप में एक संयुक्त एफएटीएफ एशिया पैसिफिक ग्रुप म्यूचुअल इवैल्यूएशन टीम ने एफएटीएफ की 40+9 अनुशंसाओं के साथ भारतीय अनुपालन के ऑन साइट मूल्यांकन के लिए नवंबर-दिसंबर 2009 में भारत का दौरा किया। इसके बाद एफएटीएफ प्लेनरी ने 24 जून 2010 को भारत में म्यूचुअल मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया और 25 जून 2010 से भारत एफएटीएफ के 34वें सदस्य के रूप में भर्ती हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन देखें तो गैर लाभकारी गैर सरकारी नहीं है। कैसी है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। दूसरा क्या है? G9 देशों की पहल पर नहीं, G7 देशों की पहल पर हुआ था और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से है, तो ऐसा नहीं है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कथन हमारे असत्य हो जाएंगे। सत्य क्या है इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जेमाह इस्लामिया क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्था, अति नगरीकरण को रोकने का इस्लामिक देशों का प्रयास, साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है क्या? तो एक ये आतंकवादी संगठन का नाम है जो दक्षिण पूर्व एशिया में कार्यरत है। अब इसके संदर्भ में खबर ये आई है पेज नंबर 13 पे, जिसमें JI जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित जिसे कहा जाता है जेमा इस्लामिया, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को छोड़ दिया गया है। जो इनसे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं अबू बकर बशीर, और इनकी सहभागिता मानी जाती है 2002 में बाली में हुए एक बम विस्फोट से। इसको लेकर जो है काफ़ी आलोचना की जा रही है। तो जेमा इस्लामिया का अर्थ होता है इस्लामी अभिनंदन। इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में JI कहा जाता है। यह जो है एक उग्रवादी चरमपंथी इस्लामी आतंकवादी समूह है जिसका उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना रहा है। 2002 में जो इंडोनेशिया के बाली में जो बमबाजी की गई थी, बाली में जो एक नाइट क्लब में जो आप कह सकते हैं बम विस्फोट हुआ था, उसमें इसका हाथ माना जाता है। इसी के चलते JI को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 द्वारा अल-कायदा या तालिबान से जुड़े एक आतंकवादी समूह के रूप में जोड़ा गया है। तो क्या है ये? एक आतंकवादी समूह का उदाहरण है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के दाने, चने की दाल, कुल्थी, हॉर्स ग्राम, सड़े हुए आलू, मीठे चुकंदर, शुगर बीट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। 1, 2, 5 और 6, 1, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 5 की 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, तो वह जैव ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित कच्चे माल की पहचान करती है। इसमें गुड़ या शीरा शामिल है, गन्ने का रस शामिल है, घास के रूप में बायोमास शामिल है। इसमें विविध प्रकार के कृषि अवशेष, चावल की भूसी, कपास की डंठल, मकई के गोले, लकड़ी का बुरादा
खोई शामिल है। इसमें विविध चीनी युक्त पदार्थ, चुकंदर, मीठा शरबत शामिल है। इसमें विविध स्टार्च युक्त सामग्री, मकई, कसावा, सड़े आलू शामिल हैं। इसमें गेहूं, टूटे चावल, क्षतिग्रस्त अनाज भी शामिल है। हालांकि पूरे नीतिगत दस्तावेज में चना, हॉर्स ग्राम या मूंगफली का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कसावा है, गेहूं के दाने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आलू हैं, चुकंदर है, लेकिन मूंगफली के दाने, चने की दाल नहीं है। तो 3 और 4 को हम काट देंगे। 3 और 4 इसमें दिया है, 3 और 4 इसमें दिया है, 3 और 4 इसमें भी दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2, 5 और 6। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म पर्यावरण से भारतीय सेना के जवानों का लंबा संपर्क तनाव के स्तर में वृद्धि के लिए योगदानकर्ता कारकों में से एक रहा है। इसके अन्य कारक और प्रभाव पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने बहुपक्षीय संवाद के माध्यम से चीन की केंद्रित भागीदारी से क्षेत्र में भारतीय प्रभाव को खतरा है, मूल्यांकन करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस इनिशिएटिव के तहत हमारा ये प्रयास रहा कि हम द हिंदू के अधिक से अधिक संकल्पनाओं और तथ्यों की आपके साथ चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।